हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। और गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो यार एकदम वो यो करके सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को लाए थे। और जब सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंडिया के कई पार्ट्स में भाई क्या कहते हैं जस्ट प्रैक्टिस भी किया और सक्सेसफुल भी रहे। जैसे वो बिहार के चंपारण में गए थे, वहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट फार्मर की हेल्प की थी, वो भी सत्याग्रह के द्वारा। एंड फिर खेड़ा सत्याग्रह हो गया, फिर अहमदाबाद में कुछ किसानों की हेल्प हो गई। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज़ किया और सक्सेसफुल भी रहे। और फिर आगे जाके उन्होंने सोचा कि इसको ब्रॉड किया जाए। ठीक है, तो ब्रॉड करने का मौका कब मिला? जब उनको यहाँ पर उनको ब्रॉड करने का, सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट ब्रॉड करने का मौका कब मिला? जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, और वो सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब उन्हें अब ये फैलाने का अवसर एक बार मिलता है कि जब रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट, इस वीडियो में बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं कि भाई ये रॉलेट एक्ट था क्या, और रॉलेट एक्ट क्या था, इसको ब्लैक एक्ट क्यों बोला जाता था। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जालियांवाला बाग इंसिडेंट क्यों हुआ था। ठीक है, तो अपन पहले इसको देखते हैं, फिर अपन उसको जालियांवाला बाग इंसिडेंट को ध्यान से देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट आखिर पास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इट वाज पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एक्ट था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। और ये एक्ट ठीक वैसे ही पास किया गया था जैसे तुम लोग अपने एग्जाम में अपने फ्रेंड्स की कॉपी पास करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब इसका मेन प्रॉब्लम क्या था? इट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा था कि भाई किसी बंदे ने बनाया होगा लॉ, किसी अच्छे बंदे ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा लॉ कि भाई ये गवर्नमेंट को बहुत सारा पावर दे देता था, जिससे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी उनको स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब जो आगे की लाइन जब तुम लोग पढ़ोगे तो यार यकीन है कि भाई कोई जो बनाने वाला था एक नंबर का पकलू था, सब भांग पी के लॉ बनाया था भाई। ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो, एक्टिविटी एंड अलाउ द डिटेंशन ऑफ पीपल विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यानी कि अगर मान लो कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर धरना करते हुए पाया गया या फिर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए पाया गया तो पहले उसको एक्टिविटी को बंद किया जाएगा। उसके बाद लीडर को, जो भी पॉलिटिकल लीडर है, उसे बंद करके बिना वारंट, यानी बिना किसी वारंट के 2 साल के लिए, भाई 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब तुम ही लोग सोचो यार कि यहाँ तक तो ठीक था कि यार दिमाग सही लग रहा था कि भाई बहुत पावर दे देता था जिससे पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद हो जाती थी, लेकिन उसके बाद सच में पकड़ू वाला लॉ था कि भाई ये अब इसके 2 साल के लिए बिना किसी वारंट के किसी को भी जेल में डाल देना ये गलत था। तो वो बेसिकली इसी आइडिया को पाए और वो इन सब लॉ के बहुत सख्त खिलाफ थे। ठीक है, बेसिकली इसे ब्लैक एक्ट क्यों कहा जाता था? बिकॉज ये देखो यार, पूरे इंडियन के अगेंस्ट ये लॉ बनाया गया था और स्पेशली इंडियंस के लिए बनाया गया था। तो कितना बेवकूफ़ी वाला लॉ बनाया गया था कि भाई बिना किसी वारंट के किसी बंदे को 2 साल के लिए जेल में डाल देना, तो भाई ब्लैक एक्ट तो है ही ना। ठीक है, अच्छा, उसमें गांधी वांटेड अ नॉन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। ठीक है, तो महात्मा गांधी को अब ये अवसर मिला कि भाई चलो एक मास मूवमेंट करने का अवसर मिला गया जिसमें हम नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब चालू करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पाया और वो सत्याग्रह को अब उनको ब्रॉड कॉन्सेप्ट मिल गया था जो कि 6 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, तो गाइज अभी तक हमने देखा कि कैसे जो रॉलेट एक्ट था वो बहुत गलत एक्ट था और उसके बाद उसका विरोध गांधी जी करने वाले थे। 6 अप्रैल को गांधी जी हड़ताल करने रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, अब 6 थे और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि भाई रैलीज कई और लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। फिर जो वर्कर्स थे जो रेलवे में काम करते थे वो वर्कशॉप पे जाना बंद कर दिए। फिर जो कुछ बैंक के जो एम्प्लॉय थे वो बैंक में जाना बंद कर दिए। तो फिर इसका रिजल्ट हुआ, फिर कहीं ना कहीं वायलेंट भी हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि तो ब्रिटिशर्स ने इसको रोकने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया कि कई लीडर को बंद कर दिया गया और फिर महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर होने से रोक दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये जाएंगे तो जरूर मास मूवमेंट होगा। तो इसीलिए उनको दिल्ली में एंटर करने से ही रोक दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद कुछ दिन तो उसके बाद तो फिर शांत रहा, फिर मूवमेंट थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जब से ज़्यादा तब बढ़ा जब यहाँ पर 10 अप्रैल, डेट याद रखना, 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन कुछ लोगों का जा रहा था। मतलब इंडियंस जो थे, कुछ लोग थे जो समूह में जा रहे थे आपस में बातचीत करते हुए, तो पीसफुल प्रोसेशन करके जा रहे थे। तो क्या हुआ कि अमृतसर में पुलिस ने इन पे अचानक ओपन फायर कर दिया। अब ये लोग भड़क गए कि भाई क्या गलती थी हमारी कि इस पे फायर किया गया। अब ये लोग भड़क गए तो भाई क्या हुआ कि इन्होंने बैंक्स पे अटैक करना चालू किया गया और फिर जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस थे वहाँ पर अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो भाई इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने अब इनके जो अटैक कर रहे थे अब इनका जवाब देने के लिए वो भी अब
तो अब कड़े से कड़े नियम लगाने लगा और फाइनली उन्होंने मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया। कौन सा लॉ? यस, याद रखना, मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ लगा दिया गया था। अब इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स आर्मी थे, जो ब्रिटिशर्स सोल्जर होते थे, अगर किसी को ग्रुप में इकट्ठा हुए देखते थे तो डायरेक्ट फायर कर देते थे, ठीक है। तो वो मार्शियल लॉ यही था कि जब वो देखते थे किसी भी भीड़ को एक साथ, तो वहां पर फायर स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। अच्छा, तो मार्शियल लॉ 10 अप्रैल को इम्पोज हो गया था, ठीक है, मार्शियल लॉ। और उसका कमांड किसको दिया गया था? उसका कमांड दिया गया था जनरल डायर को। जनरल डायर बहुत क्या कहते हैं, जल्लाद इंसान था, बहुत दरिंदा था यार, बहुत जल्लाद इंसान था। इसी ने अमृतसर में जो जालियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे, इसने आदेश दिया था ओपन फायर का। तो मार्शियल लॉ का कमांड किसको मिला था? जनरल डायर को मिला था, ठीक है। अब इसका कमांड इसको मिल गया था। बात आती है 13 अप्रैल की, 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल की बात है ये। उस दिन बैसाखी का त्यौहार था, क्या यानी कि बैसाखी का फेस्टिवल था, और लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे इसको बैसाखी को मनाने के लिए। मतलब कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज आती थी उन पे बात करने के लिए कि सही है कि नहीं है, उस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और कई लोग दूर से भी आए थे वो जालियांवाला बाग में बैसाखी स्पेशली मनाने, जो अलग गाँव से आए थे। और बेसिकली ये लोग मार्शियल लॉ से अनअवेयर थे, किसी को नहीं पता था कि मार्शियल लॉ लगा था। और कुछ लोगों को, अब बहुत सारे लोगों को मार्शियल लॉ के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है। तो वो बेचारे सब निर्दोष लोग थे और वो इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में, ठीक है। और मार्शियल लॉ इम्पोज हुआ था और जो जनरल डायर था वो कमांड लिया ही था, ठीक है। तो वो डायरेक्टली एकदम विलन की तरह एंट्री करता है जनरल डायर, और जब आता है तो वो सारे एग्जिट पॉइंट जहाँ से बाहर निकल के जो रास्ते होते हैं पूरे जालियांवाला बाग के आसपास, वो सारे जो एग्जिट पॉइंट थे जहाँ से निकल सकते थे वो सारे को बंद करा दिया गया। वहाँ पे लोगों ने ओपन फायर करने का आदेश दे दिया। और ये तो बहुत सख्त गलत है यार, इसको पकड़ के मारना चाहिए था। और उसने इसका जब आदेश दिया तो ओपन फायर शुरू हो गया। अरे छोटे छोटे बच्चे मारे गए, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और 100 ऑफ पीपल उसमें मारे गए। तो बेसिकली मैंने यहीं पर यही लिखा है और इसका, और तुम लोग को नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तुम लोग अच्छे से नोट कर लेना। इंडियंस का गुस्सा और भड़क उठा और वो और गुस्सा गए, और इसी का रिजल्ट धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडियंस में एकदम थोड़ा एक नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी कि नहीं यार अब फोड़ के माना है, फोड़ देंगे। और धीरे धीरे अब ये मास मूवमेंट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्या था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, क्यों था, मेन मोटिव क्या था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।